हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस जंक्शन, एक कदम सफलता की ओर। देखिए यहाँ पर साइंस की क्विज चल रही थी। अभी तक 4 क्विज ऑलरेडी हो चुकी है और ये है साइंस की क्विज नंबर 5। साइंस उन सभी परीक्षाओं के लिए आवश्यक है, जैसे कि हम डिफेंस की बात करते हैं तो डिफेंस में भी साइंस के बहुत से प्रश्न आते हैं। उसके बाद बात करें व्यापम के एग्जाम की, तो व्यापम में जो है साइंस एक बहुत अच्छा रोल यहाँ पर आपका निभाता है। रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी का जो एग्जाम है, अगर आप उसमें साइंस कंप्लीट करके जाते हैं तो आपके सिलेक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर साइंस अच्छे लेवल का आता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हाई स्कूल और इंटर के वो विद्यार्थी जो कोरोना की वजह से तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, अपने घरों पर बैठे हैं, तो वो घरों पर बैठ करके हमारी इस क्विज की सहायता से अपनी तैयारी कर सकते हैं साइंस की। देखिए प्रश्न भले ही ये ऑब्जेक्टिव हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में हम आपको इतनी जानकारी दे देते हैं इस प्रश्न से संबंधित कि आप डिस्क्रिप्टिव भी बड़ी आसानी से लिख करके आ सकते हैं, यानी कि आप आराम से परीक्षा में उनसे संबंधित प्रश्नों के उत्तर जो है वो लिख करके भी आ सकते हैं। यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए भी ये जो क्विज चल रही है ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्विज है। तो आइए बिना समय गंवाए आइए चलते हैं साइंस की क्विज नंबर 5 के पहले प्रश्न पर। यहाँ पर हम फिजिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद 5 प्रश्न आपके केमिस्ट्री के होंगे और उसके बाद 5 प्रश्न जो है आपके बायोलॉजी के होंगे। 10 प्रश्न आपके यहाँ पर फिजिक्स के लिए गए हैं, यानी कि 20/20 जो मिशन चल रहा है वो आपका बिल्कुल पूरा होना चाहिए। आपको जो है परीक्षा में 20 में से 20 यानी कि पूरे अंक लेकर के आने हैं। तो ये आपके सामने आ रहा है प्रश्न नंबर पहला, समय से कौन सा पद संबंधित है, यानी कि इनमें से कौन सा पद है जो समय से संबंधित है। ऑप्शन ए है प्रकाश वर्ष, ऑप्शन बी है पारसेक, ऑप्शन सी है अधिवर्ष और ऑप्शन डी है एंगस्ट्रॉम। तो बताइए कि आपका आंसर क्या होता है। तो तब तक आप आंसर लगाइए, हम आपको आंसर दिखा देते हैं। जी हाँ, आपका आंसर आपके सामने आ गया। आपका आंसर सी, यानी कि जो अधिवर्ष है वो ही आपका समय से संबंधित है। आप प्रकाश वर्ष को समय से संबंधित मत मारिए, पार्सेक समय से संबंधित नहीं है, एंगस्ट्रॉम जो है वो भी आपका समय से संबंधित नहीं है। केवल अधिवर्ष एक ऐसा शब्द है जो आपका समय से संबंधित है। तो आइए इस प्रश्न के बारे में डिस्क्रिप्टिव जानकारी जान लेते हैं, जिससे अगर यह प्रश्न आपको लिखने के लिए परीक्षा में आ जाए तो आप लिख करके आ सकते हैं। तो आइए जानते हैं डिस्क्रिप्टिव जानकारी इस प्रश्न के बारे में। तो देखिए, अधिवर्ष को अंग्रेजी में लीप वर्ष भी कहते हैं। यह हर 4 वर्ष बाद आने वाला वर्ष है, अतः अधिवर्ष जो है वो आपका समय से संबंधित है। तो बाकी के जो 2 ऑप्शन दिए हैं, तो प्रकाश वर्ष और पारसेक जो है वो आपका दूरी का मात्रक है, और एक जो आपको एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, तो एंगस्ट्रॉम जो है उसके द्वारा हम तरंग धैर्य को मापते हैं। यानी कि प्रकाश से संबंधित केवल एक पद था आपका और वो है आपका अधिवर्ष। तो एंगस्ट्रॉम से हम तरंग धैर्य को मापते हैं। आपके सामने आ रहा है प्रश्न नंबर दूसरा। तो प्रश्न नंबर दूसरा है, जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो यह 7 रंगों में बट जाता है, निम्न में से कौन सा रंग उनमें से नहीं है। यानी कि जब प्रिज्म से अपन श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो वह 7 रंगों में बट जाता है। तो उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होगी, नहीं तो आगे जो प्रश्न आने वाला है उसमें हम आपको बता देंगे। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा रंग है जो उन 7 रंगों में नहीं आता है। ऑप्शन ए है बैगनी, ऑप्शन बी है हरा, ऑप्शन सी है भूरा और ऑप्शन डी है नीला। तो बताइए कि कौन सा ऐसा रंग है जो प्रिज्म से जब अपन प्रकाश को गुजारते हैं तो 7 रंगों में बटता उनमें से नहीं है। उम्मीद करते हैं आपने प्रश्न का आंसर लगा लिया होगा। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है सी, यानी कि जो भूरा रंग है वो आपका उन 7 रंगों में नहीं आता है। तो आइए जान लेते हैं इसके बारे में डिस्क्रिप्टिव जानकारी। तो देखिए, जब सूर्य प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो यह 7 रंगों में बट जाता है, और भूरा रंग जो है वो इन 7 रंगों में नहीं आता है। कौन कौन से रंग हैं आप आगे देखेंगे, क्योंकि आगे एक और प्रश्न इससे संबंधित आ रहा है, तो हम आपको पूरी विस्तृत जानकारी उसमें दे देंगे। अभी फिलहाल आपके सामने आ रहा है प्रश्न नंबर 3। तो आइए देखते हैं कि प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है आपसे। बहुत ही ये फेमस प्रश्न है। तो देखिए, मृगमरीच का उदाहरण है, यानी कि मृगमरीचिका जो है रेगिस्तानों में जो दिखाई देती है वो इनमें से किसका उदाहरण है। ऑप्शन ए है ध्रुवण का, ऑप्शन बी है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, ऑप्शन सी है विक्षेपण का और ऑप्शन नंबर डी है विवर्तन का। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यह जो प्रश्न है यह बहुत बार परीक्षाओं में देखने को मिला है,
और ये हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाओं में भी आपको ये लिखने को आएगा। तो आइए हम आपको पूरी विस्तृत जानकारी दे देते हैं, जिससे 2 या 3 नंबर में अगर लिखने को भी आए तो भी आप सही करके आएँ, और अगर ऑब्जेक्टिव में ये आ रहा है तब भी आप सही करके आएँ। तो रेगिस्तान में मृगमरीचिका प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है, जिससे दूर के राहगीरों को वस्तुओं के उल्टे प्रतिबिंब दिखाई देते हैं और उन्हें वहां जल का आभास होता है। जैसे कि अगर कोई रेगिस्तान में फंस गया है तो वो अगर दूर से देखेगा तो उसको लगेगा वहां पर थोड़ी दूर पर पानी भरा हुआ है। तो उसको ऐसा आभास क्यों होता है? तो उसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्रिया के कारण वहां पर उल्टा प्रतिबिंब बनता है, तो उसको लगता है जैसे कि वहां पर जल भरा हुआ है, लेकिन जब वो नज़दीक जाता है तो वहां पर बिल्कुल सूखा रहता है। तो उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो अगला प्रश्न अब आपके सामने आ रहा है, आइए देखते हैं। यह भी बहुत फेमस प्रश्न है आपके सामने जो आ रहा है कि दाढ़ी बनाने के दर्पण किस से बने होते हैं? ऑप्शन ए है अवतल से, ऑप्शन बी है उत्तल से, ऑप्शन सी है समतल से, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो बताइए जो दाढ़ी बनाने वाले दर्पण होते हैं वो इनमें से किस दर्पण के बने हुए होते हैं? तो आइए आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर ए, यानी कि जो दाढ़ी बनाने वाले दर्पण होते हैं वो आपके अवतल दर्पण से बने होते हैं। तो आइए इसके बारे में पूरी जानकारी जान लेते हैं। तो आपके सामने पूरा डिस्क्रिप्टिव आ रहा है। तो अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने के उपयोग में लाया जाता है क्योंकि इसमें बना प्रतिबिंब बड़ा और पीछे की ओर बनता है। यानी कि जो अवतल दर्पण में किसी वस्तु में जो प्रतिबिंब बनता है वो बहुत ही बड़ा बनता है और पीछे की ओर बनता है, जिससे हमको एक एक बाल जो है अपने दाढ़ी का स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो दाढ़ी बनाने का जो दर्पण होता है वो अवतल दर्पण होता है। ये प्रश्न बहुत बार घूम करके आपके प्रश्न पत्र में आ सकता है। एनटीपीसी और ग्रुप डी का तो ये फेमस प्रश्न है, पिछली परीक्षाओं में ये प्रश्न काफ़ी बार वहाँ पर देखने को मिला है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 5 आपके सामने आ रहा है। तो प्रश्न नंबर 5 है, पानी में रखा नींबू आकार में बड़ा दिखाई देता है, इसकी वजह क्या है? आपसे पूछा गया है कि अगर आप पानी में कोई नींबू रख दें और अगर वो कांच की गिलास में रखा, आप देखते भी होंगे, आप कहीं जैसे बाहर जा रहे हैं गर्मी के सीजन में तो जलजीरा बनाने वाला जो है वो वहाँ पर नींबू रखे रहता है एक गिलास में। तो दूर से देखेंगे तो आपको नींबू ऐसा लगता है पता नहीं ये सेब तो नहीं रखा है, नारंगी तो नहीं रखा है, लेकिन वो नींबू होता है। तो दूर से देखने पर वो आपको बड़ा क्यों दिखाई देता है? इस प्रश्न में आपका वो डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन ए है प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन बी है प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और ऑप्शन डी है प्रकाश का व्यतिकरण। तो बताइए किस घटना के कारण वो आपको छोटा सा नींबू दूर से देखने पर बहुत बड़ा नारंगी की तरह दिखाई देता है? तो आइए आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है बी, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन वह क्रिया है जिसकी वजह से आपको यह जादू दिखाई देता है, यानी कि छोटा सा नींबू बहुत बड़ा सा आपको दिखाई देता है उस कांच के गिलास के अंदर। तो आइए अतिरिक्त जानकारी जान लेते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो देखिए, जब कोई प्रकाश किरण एक समांगी माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से जो है विचलित हो जाती है, यानी कि अपने मार्ग से दूर हट जाती है या पास आ जाती है। तो इस घटना को क्या कहते हैं? हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से आपको जो है नींबू, या फिर कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि बाल्टी में डला हुआ सिक्का हमको कुछ ऊंचाई पर उठा हुआ दिखाई देता है, तो रीजन क्या है? तो वो भी आपके प्रकाश के अपवर्तन का एक कारण होता है। तो यहाँ पर आपको ये 2 महत्वपूर्ण उदाहरण जो है आपकी परीक्षाओं में देखे गए हैं। तो जो हमने पेपर्स का एनालिसिस किया तो हमने देखा रेलवे में ये प्रश्न आपसे पूछे गए थे, एमपी पुलिस में ये प्रश्न आपसे पूछे गए थे, क्योंकि बहुत सारे सेट बनते हैं। तो एमपी पुलिस जो है रेलवे के बहुत से प्रश्नों को उठाता है, जेल प्रहरी के बहुत से प्रश्नों को उठाता है, एमपीएसआई में ऐसे प्रश्न देखे जाते हैं। तो वहाँ से हमने इन प्रश्नों को उठाया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये सीरीज है, यानी कि एक प्रश्न से आपको पूरी डिस्क्रिप्टिव यहाँ पर जानकारी दी जाएगी। और मिशन तो आपको पता ही है 20/20 अपने मार्क्स जो हैं आपके जो भी आएंगे वो आप कमेंट में हमको बताएंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, प्रश्न नंबर 6। तो इसमें हम आपको पूरी जानकारी दे देंगे पिछले प्रश्न से संबंधित। देखिए, एक प्रिज्म का प्रयोग श्वेत प्रकाश को उसके घटक रंगों में विसर्जन करने में होता है। प्रिज्म के आधार के सबसे पास में कौन सा रंग आपको दिखाई देगा? आपसे ये पूछा गया है। बहुत ही घुमा करके आपसे मतलब भाषा ही परिवर्तित कर दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए। देखिए, हम आपको सीधी और सरल भाषा में बता दें कि मान लीजिए हमारे पास एक प्रिज्म है, वहाँ से हम श्वेत प्रकाश की किरण गुजारते हैं तो 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो प्रिज्म का निचला हिस्सा जो होता है तो वहाँ पर आपको कौन से रंग की प्रकाश किरण दिखाई देगी? सीधी सी ये बात है। तो आइए देख लेते हैं, पहले आपको आंसर बता देते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है नारंगी, ऑप्शन बी है बैगनी, ऑप्शन सी है लाल, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं।
इसका आंसर है बी, यानी कि जो बैंगनी रंग की किरण है वो आपको नीचे से पहले नंबर पर दिखाई देगी। सीधे सीधे ये पूछा गया है कि प्रिज्म के आधार यानी कि सबसे नीचे आपको कौन सी रंग की किरण दिखाई देगी, तो आपको बैंगनी रंग की किरण दिखाई देगी। तो आइए पूरी जानकारी जानते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो देखिए, प्रिज्म के आधार के सबसे पास बैंगनी रंग प्रतीत होता है। तो कौन कौन से रंग हैं और आपको ट्रिक भी बताएंगे कैसे याद करेंगे। काफ़ी पुरानी ट्रिक है लेकिन याद करने के लिए आपको ट्रिक हमेशा नई ही होती है। देखिए, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। यानी कि सबसे नीचे बैंगनी है, सबसे ऊपर लाल है। याद कैसे करेंगे, नीचे से चलिए तो बैजानी हपीनाला अगर आप लिख लेंगे तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। या फिर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए विब ग्योर, विब ग्योर आप लिख कर के रख लेंगे तो यहाँ से आपको याद हो जाएगा इन रंगों का क्रम। कभी कभी आपसे भी पूछ लिया जाता है कि बीच में कौन सा रंग है, ऊपर से दूसरा कौन सा रंग है, नीचे से तीसरा कौन सा रंग है। तो आप बस एक ट्रिक याद रखिए, बैजानी हपीनाला या फिर विब ग्योर, तो आपको सभी प्रश्न यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, आपके सामने आ रहा है। तो प्रश्न नंबर है 7। प्रश्न नंबर 7 आपसे क्या कहता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर कितने समय तक रहता है। देखिए, नए प्रश्न आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। यही सक्सेस जंक्शन की विशेषता है कि आपको नए प्रश्न दिए जाएंगे, ठीक है, पुराने प्रश्नों के साथ साथ में जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आपकी परीक्षाओं को जब कठिन, आपकी पेपर को जब कठिन बनाया जाएगा तो ऐसे प्रश्न आपके सामने आएंगे। तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर कितने समय तक रहता है। ऑप्शन ए है 1/8 सेकेंड, ऑप्शन बी है 1/2 सेकेंड, ऑप्शन सी है 1/16 सेकेंड और ऑप्शन डी है 1/20 सेकेंड। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर, आइए देखते हैं। इसका आंसर यानी कि 1/16 सेकेंड जो है आपका जो है प्रतिबिंब है वो आपके रेटिना पर रहता है। तो आइए अतिरिक्त जानकारी जान लेते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो देखिए, एक वस्तु का प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर 1/16 सेकेंड तक रहता है। इतने समय में हम वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं, यानी कि 1 सेकेंड का 16वां जो हिस्सा होता है, इतने ही समय तक जो प्रतिबिंब होता है वो हमारे रेटिना पर बनता है। तो इतनी ही देर में हम जो है किसी वस्तु का प्रतिबिंब आसानी से उस वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 8 आपके सामने आया है कि दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का प्रयोग यह देखने के लिए करते हैं। ये भी बहुत ही फेमस प्रश्न है कि जो दांतों के डॉक्टर होते हैं वो अवतल दर्पण लगा रहते हैं अपने सिर पर, देखिए एक हेडलाइट से लगा रहते हैं, तो उनका अवतल दर्पण होता है। ठीक है, तो उस अवतल दर्पण का प्रयोग क्यों करते हैं वो आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है दांतों का स्पष्ट प्रतिबिंब देखने के लिए, ऑप्शन बी है दांतों का शोधित प्रतिबिंब देखने के लिए, ऑप्शन सी है दांतों का विस्तृत प्रतिबिंब देखने के लिए और ऑप्शन नंबर डी है दांतों का ऊर्ध्व प्रतिबिंब देखने के लिए। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है दांतों का विस्तृत प्रतिबिंब देखने के लिए वो लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो आइए पूरी जानकारी लेते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो अवतल दर्पण जो है एक अभिसारी जो है दर्पण होता है। देखिए, अभिसारी क्या होता है, जो चीज़ों को फैला दे, ठीक है, फैला देने वाला जो चीज़ होती है वो आपकी अभिसारी होती है। तो जो इस पर पड़ने वाली प्रकाश किरणों को फैला देता है, इसलिए यह दांतों के प्रतिबिंब को विस्तृत बना देता है। यानी कि छोटा सा दांत उनको बहुत बड़ा सा दिखाई देता है, इसलिए दांतों को प्रतिबिंब को विस्तृत बना देता है, जिससे दंत चिकित्सक को दांत में होने वाली जो भी परेशानी है, जो भी समस्या है, उसको आसानी से वो देख लेते हैं और आपको अच्छी तरह से जांच परख कर लेते हैं अवतल दर्पण की सहायता से। तो आगे से आप ध्यान रखेंगे कि जो दाढ़ी वाला जो होता है दर्पण वो भी आपका अवतल होता है और जो डॉक्टर लोग यूज करते हैं वो भी आपका अवतल होता है, क्योंकि इनमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ये क्या करते हैं, अवतल दर्पण जो है आपके प्रकाश किरण को फैलाने का कार्य करते हैं। प्रश्न नंबर 9 है तारों के जगमगाहट का क्या कारण है। जैसे हम रात में अगर छत पर लेटे हैं तो आप देखेंगे कि तारे जो है टिमटिमा रहे हैं, तो वो टिमटिमाने का रीजन क्या है आपसे ये पूछा गया है। ऑप्शन है तारों की रोशनी का बिखरना, ऑप्शन बी है तारों की रोशनी का वायुमंडलीय अपवर्तन, ऑप्शन सी है आयन मंडल में कई प्रतिबिंब और ऑप्शन डी है आकाश में तारों की कंपन गति। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर, और विस्तृत में हम आपको जानकारी देंगे, क्योंकि यह प्रश्न जो है फिजिक्स का आपके 12th के एग्जाम में 5 नंबर में लिखने को आता है। तो यहाँ से आप कुछ जानकारी ले सकते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव में। आइए देखते हैं। तो इसका आंसर है बी, यानी कि तारों की रोशनी का वायुमंडलीय अपवर्तन जो होता है, इसकी वजह से तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो आइए पूरी जानकारी लेते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो देखिए, तारे पृथ्वी से बहुत दूर हैं, अतः उनके द्वारा पृथ्वी पर आने वाले प्रकाश की मात्रा बहुत कम होती है। यह प्रकाश जब पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरता है तो वायुमंडल में गैसों के द्वारा इसका अपवर्तन होता है, इसलिए तारे हमें जगमगाते हुए दिखाई देते हैं। देखिए, तारों से जो है प्रकाश वहाँ से चला,
एक तो तारे बहुत दूर हैं तो थोड़ा सा ही प्रकाश पृथ्वी तक आ सकता है, लेकिन बीच में क्या होता है, गैसों की परतें बनी हुई होती हैं। तो मान लीजिए प्रकाश ने एक परत को तोड़ा तो अपने मार्ग से हट गया, दूसरी परत को तोड़ा तो फिर वह अपने मार्ग से विचलित हो गया, फिर तीसरी परत को तोड़ा तो वह फिर अपने मार्ग से हट गया। तो क्या है, मार्ग का परिवर्तन होता रहता है। तो हमारी आंखों तक जो प्रकाश आता है वो सीधा नहीं आता है, कई परतों से होकर के आता है, इसलिए हमको तारे जगमगाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं अब आपको यह प्रश्न पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, और 12th वाले वो विद्यार्थी जिनको फिजिक्स में लिख करके इस प्रश्न को आना है, अब वो बड़ी आसानी से लिख करके आ सकते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने है। अरे ये तो आंसर दिख गया, चल कोई बात नहीं। एक लड़की समतल दर्पण से 2 मीटर की दूरी पर खड़ी है, वो जहाँ खड़ी है वहाँ से उसकी छवि कितनी दूरी पर बन रही है। ये प्रश्न जो है आपको थोड़ा टफ भी लग सकता है, थोड़ा दिमाग लगाने की इसमें ज़रूरत है और आपका आंसर आ जाएगा। वही जब आपके प्रश्नों का लेवल उठा दिया जाता है, यानी हाई कर दिया जाता है, जब आपके प्रश्न पत्र को कठिन बनाना होता है, तो वहाँ पर इन प्रश्नों को पूछा जाता है। तो जो लड़की है वो दर्पण से 2 मीटर की दूरी पर खड़ी है, तो वो जहाँ पर खड़ी है वहाँ से दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कितनी दूरी पर है लड़की का प्रतिबिंब। तो ऑप्शन ए है 2 मीटर की दूरी पर, ऑप्शन बी है 4 मीटर की दूरी पर, ऑप्शन सी है 1 मीटर की दूरी पर, और ऑप्शन डी है 6 मीटर की दूरी पर। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो आइए देखते हैं, इसका आंसर है बी, यानी कि 4 मीटर की दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनेगा लड़की का, यानी लड़की और प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4 मीटर होगी। तो ऐसा क्यों होगा, आइए हम आपको बताते हैं। तो देखिए, एक लड़की समतल दर्पण से 2 मीटर की दूरी पर खड़ी है, अतः दर्पण के अंदर बनी छवि भी दर्पण से 2 मीटर की दूरी पर ही बनेगी। यानी कि जहाँ पर लड़की खड़ी है उसके बाद में जो दर्पण है उसका प्रतिबिंब बनेगा तो उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब भी बनेगा जितनी दूरी पर लड़की खड़ी है। तो अब लड़की से प्रतिबिंब तक की दूरी कितनी हो गई, तो लड़की से दर्पण तक की दूरी कितनी होगी, 2 मीटर, और फिर जो प्रतिबिंब बन रहा है दर्पण में लड़की का, वो भी दर्पण के अंदर 2 मीटर की दूरी पर बन रहा है। तो टोटल दूरी कितनी हो गई, टोटल दूरी होगी 2 + 2, यानी कि 4 मीटर की दूरी हो गई। यानी लड़की और प्रतिबिंब के बीच में दूरी 4 मीटर की है। आपको कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, यानी कि 4 मीटर की दूरी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो 10 प्रश्न आपके फिजिक्स के यहाँ पर कंप्लीट हुए। अब आपका अगला पॉइंट आ रहा है, अगला चैप्टर जो है वो है आपका केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के 5 प्रश्न होंगे, उसके बाद 5 प्रश्न आपके बायोलॉजी के होंगे। उसके बाद आप हमें बताएंगे कमेंट में कि आपके कितने नंबर आए हैं इस 20/20 मिशन में। तो देखते हैं पहला प्रश्न। ये भी प्रश्न आपने काफ़ी पढ़ा होगा और परीक्षाओं में आया हुआ यह प्रश्न हमने उठाया है कि मधुमक्खी का डंक अत्यंत पीड़ादायक होता है, तो डंक में कौन सा रसायन होता है। देखिए, जब आप कहीं पर शहद तोड़ने जा रहे हैं और आपको मधुमक्खियों ने घेर लिया और मधुमक्खियाँ जब आपको काट लेती हैं तो आपको बहुत पीड़ा होती है। तो वो पीड़ा किस वजह से होती है, आज हम आपको पूरा जानकारी इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दे देंगे। ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी है सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी है एसिटिक एसिड, या फिर ऑप्शन नंबर डी है मेथेनोइक अम्ल। तो बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। तो आइए देखते हैं, इसका आंसर है डी, यानी कि मधुमक्खियों के डंक में जो है ना वो मेथेनोइक एसिड होता है, जो आपके शरीर में इजेक्ट करा देती हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत दर्द का अनुभव होता है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, मधुमक्खी का डंक बहुत पीड़ादायक होता है। मधुमक्खी के काटने से जलन भी होती है और सूजन भी आ जाती है, क्योंकि उनके डंक में क्या होता है, मेथेनोइक एसिड होता है, जो हमारे शरीर में इजेक्ट कराती हैं, तो वो हमारे जो है खून से जो है क्रिया करके एक जलन उत्पन्न करता है, और उसकी वजह से हमारे जो है नसों में सूजन भी आ जाती है। तो ये तो फिजिक्स जो है, केमिस्ट्री जो है वो आपके जीवन से जुड़ी हुई है। जो चीज़ें आपके साथ हुई हैं उनके बारे में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री बताती है। तो प्रश्न नंबर 12 आपके सामने आ रहा है, इमली में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है। इमली आपको खट्टी लगती है तो सबसे पहले सीधे दिमाग पहुंचेगा विटामिन सी, यानी कि स्कर्वी। सीधे सीधे आपके दिमाग में सारा प्रश्न, एक प्रश्न से आपको बहुत सारे प्रश्न को रिलेट कर लेने चाहिए, प्रश्नों को जोड़ना सीखिए। अगर कोई चीज़ खट्टा है, इमली खट्टी होती है, ठीक है, सीधे सी पर जाएंगे, यानी कि विटामिन सी की कमी से रोग कौन सा होता है, स्कर्वी। क्या होता है, त्वचा फटने लगती है। तो एक साथ आपको बहुत सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। ये हमारी एक टेक्निक है जिसके साथ से हम आपको एक प्रश्न से 5 से 6 प्रश्नों को क्लियर कराते हैं। तो ठीक है, तो इसका ऑप्शन है उसमें टार्टरिक एसिड होता है, ऑप्शन बी है उसमें ऑक्सैलिक एसिड होता है, ऑप्शन नंबर सी है उसमें सिट्रिक एसिड होता है, और ऑप्शन डी है एसिटिक एसिड होता है। तो इसका आंसर है ए, यानी कि उसमें टार्टरिक एसिड होता है, जिसकी वजह से आपको जो है इमली खट्टी महसूस होती है।
आइए जान लेते हैं। इमली में टार्टरिक एसिड पाया जाता है, यह स्वाद में खट्टी होती है। इमली में विटामिन सी, देखिए जैसे हमने बताया था, विटामिन डी और ई जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। विटामिन ई आपके बालों के लिए बहुत ही आवश्यक है। विटामिन डी जो है वो आपकी हड्डियों के लिए बहुत आवश्यक है। तो विटामिन डी कहाँ से मिलती है, याद कीजिए हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था। विटामिन डी जो है वो सूर्य की रोशनी से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। जैसे कि हमारी क्लासेज आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, वैसे ही सूर्य की रोशनी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जितना विटामिन डी चाहिए आप जा करके वहाँ से ले सकते हैं सूर्य की रोशनी से। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 13 आ रहा है, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। इस बार आपसे पूछा गया है, जब एक चींटी आपको काटती है तो कौन सा अम्ल हमारे शरीर में छोड़ देती है। ऑप्शन ए है एसिटिक एसिड, ऑप्शन बी है सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन सी है फॉर्मिक एसिड और ऑप्शन डी है इथेनोइक एसिड। तो बताइए कि कौन सा ऐसा एसिड है जो चींटी हमारे शरीर में छोड़ देती है जब वो हमको काटती है। उम्मीद करते हैं आपने आंसर लगा लिया होगा। तो आइए देखते हैं, इसका आंसर है सी, यानी कि फॉर्मिक एसिड जो है वो हमारे शरीर में चींटी छोड़ देती है, तो इससे भी हमें जलन का अनुभव होता है। तो आइए देखते हैं, पूरा डिस्क्रिप्टिव जानकारी देते हैं आपको। तो जब एक चींटी काटती है तो वह हमारे शरीर में फॉर्मिक एसिड छोड़ देती है, और यह भी एक क्या है, तीव्र जलन उत्पन्न करता है हमारे शरीर में। यानी कि फॉर्मिक एसिड की वजह से भी हमको जलन होती है और लाल कलर की जो है आपके चकत्ते पड़ जाते हैं। स्पेशली जब वो छोटी पतली वाली जो लाल चींटी होती है, अगर वो काट ले तो उसमें फॉर्मिक एसिड की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है, जिसकी वजह से हमें बहुत ही जलन का अनुभव होता है। प्रश्न नंबर 14 आपके सामने आ रहा है, लवण वातावरण से पानी को अवशोषित करते हैं, इस गुण को क्या कहते हैं। लवण से तात्पर्य यहाँ पर नमक है। तो अगर आप नमक को खुला छोड़ देंगे तो कुछ देर में आप पाएंगे कि नमक जो है वो नम हो गया, यानी कि नम मतलब थोड़ा सा गीला लगने लगा है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं। आपने कभी इस प्रश्न को पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा है तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है प्रस्वेदन, ऑप्शन बी है प्रफुल्लता, ऑप्शन सी है जल योजन और ऑप्शन डी है जो आपका संयोजन। तो बताइए वो कौन सी क्रिया है जिसकी वजह से आपका जो है नमक जो है वो हल्का हल्का सा गीला लगने लगता है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर है यानी कि प्रस्वेदन की क्रिया होती है, जिसकी वजह से जो नमक है वो आपको गीला लगने लगता है। तो आइए पूरी जानकारी लेते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो देखिए, नमक हवा में उपस्थित जल से क्रिया कर लेता है और उसे क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। इस गुण को हम क्या कहते हैं, प्रस्वेदन कहते हैं। ठीक है, यह क्रिया जो है बारिश के दिनों में आसानी से देखी जा सकती है। बारिश के दिनों में क्या होता है, आपकी जो है वातावरण में भी नमी होती है, तो अधिक पानी की उपस्थिति होती है। तो आप जब जो आपका नमक है उसको अगर आप खुला छोड़ देंगे तो वो वाष्प से क्रिया कर लेगा, और जो है उसको वाष्प जो है अधिक जो मिलती है आपको वायुमंडल से उस टाइम पे, उस वाष्प को अवशोषित कर लेता है। और आप देखते हैं कि जो नमक है वो बारिश के दिनों में बहुत ही गीला होता है अगर आप उसको खुला छोड़ देते हैं। तो ये है रीज़न। मम्मी को बताइए कि मम्मी ये इस वजह से गीला हो जाता है क्योंकि वाष्प जो होती है वायुमंडल में उसकी जो है उपस्थिति के कारण ये उसको अवशोषित कर लेता है और वो गीला हो जाता है। तो आगे से आप जो कांच के डिब्बे में या प्लास्टिक के डिब्बे में उसको बंद करके रखिए, तो मम्मी भी खुश हो जाएंगी, यार लड़का बहुत सही जगह पढ़ रहा है। मम्मी पूछेंगी बेटा कहाँ पढ़ रहे हो, तो जब आप उनको बताएंगे कि हम सक्सेस जंक्शन पर पढ़ रहे हैं तो मम्मी कहेंगी वाह, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी तैयारी, यानी कोई पैसा खर्च नहीं और आपको इतनी सारी जानकारी मिल रही है। तो बने रहिए सक्सेस जंक्शन के साथ में, हम आपको पूरी जानकारी यानी एक प्रश्न में हम डीपली आपको गहराई से पूरे प्रश्न की विस्तृत जानकारी आपको हम देंगे। तो प्रश्न नंबर 15 आपके सामने आ रहा है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए देखते हैं, पीने योग्य सोडा होता है। तो सोडा से तात्पर्य यहाँ पर पीना योग्य सोडा कौन सा होता है, तो देखिए कोल्ड ड्रिंक पीते हैं आप, पेप्सी है, एप्पी फिज है और आपका बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक यहाँ पर है, स्प्राइट है। तो इन सब में क्या होता है, आपसे ये पूछा गया है कि ये जो पीने योग्य सोडा है उसमें क्या मिला होता है या उसकी प्रकृति कैसी होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है एक ऑक्सीकारक तत्व है, ऑप्शन बी है क्षारीय प्रकृति का होता है, ऑप्शन सी है उदासीन प्रकृति का होता है और ऑप्शन डी अम्लीय प्रकृति का होता है। तो बताइए क्या होगा आपका आंसर। तो आइए देख लेते हैं, आंसर है डी, यानी कि जो आपका पीने योग्य सोडा है, जो आपकी पेप्सी, स्प्राइट, कोल्ड ड्रिंक है, ये आपकी अम्लीय प्रकृति की होती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी। तो देखिए, पीने योग्य जो सोडा होता है जिसे शीतल पेय पदार्थ कहते हैं, वो सारे शीतल पेय पदार्थ आपके अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो आइए देखते हैं, अब आपकी जो है केमिस्ट्री यहाँ पर खत्म हो गई, अब आपकी स्टार्ट हो रही है बायोलॉजी। बायोलॉजी के 5 प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं। तीनों प्रकार की जो विज्ञान की जो आपकी तीनों शाखाएं हैं, तो तीनों शाखाओं से हमने यहाँ पर प्रश्न लिए हैं, जैसे कि प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। 2:1 के ही अनुपात में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो देखिए, आपके सामने पहला प्रश्न आ रहा है बायोलॉजी का, आनुवांशिकी के नियमों के जनक हैं, यानी कि जो आनुवांशिकी के नियम हैं आपके, तो उसके जनक इनमें से कौन है। ऑप्शन ए है डार्विन, ऑप्शन बी है लैमार्क, ऑप्शन सी है मेंडल और ऑप्शन डी है लिनियस। तो बताइए कि आनुवांशिकी के नियमों के जनक कौन है।
बहुत फेमस प्रश्न है ये, आपको कहीं ना कहीं आगामी परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है सी, यानी कि जो मेंडल हैं वो आपके आनुवंशिकी के नियमों के जनक हैं, और मेंडल को ही आनुवंशिकी का पिता भी कहा जाता है। तो आइए देखते हैं। सर जो है ग्रिगर जॉन मेंडल इनका पूरा नाम है, और 1853 से लेकर के 1859 तक इन्होंने मटर के पौधे पर संक्रमण के प्रयोग किए। देखिए यह प्रश्न भी आपसे कई बार पूछा जाता है कि जो जॉर्ज ग्रिगर मेंडल हैं उन्होंने जो है किस पौधे पर आपका जो है संक्रमण के प्रयोग किए थे। यह प्रश्न भी कई बार देखा गया है। आपका जो वर्ग 2 का एग्जाम हुआ था तो वहाँ की साइंस के सेट में आपसे पूछा गया था कि किस पौधे पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था। तो आपको यहाँ से एक और प्रश्न का आंसर मिल गया कि मटर के पौधे पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था, और इन्हें आनुवंशिकी का पिता भी कहा जाता है। यानी कि 1, 2, 3 और 4 प्रश्न आपके इस एक प्रश्न से क्लियर हो गए। एक मटर के पौधा, एक ग्रिगर जॉन मेंडल जो हैं इनका पूरा नाम पूछते हैं, उसके बाद इन्हें आनुवंशिकी का पिता भी कहा जाता है। तो ये सारे प्रश्न आपके एक ही प्रश्न में क्लियर हो गए हैं। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 17 आ रहा है आपके सामने, देखिए। एडम्स एप्पल किस में पाया जाता है? तो एडम्स एप्पल जो है, आपको एप्पल का नाम सुनकर के तुरंत सेब याद आ गया होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है सेब के पेड़ में पाया जाता है, ऑप्शन बी है भैंस में पाया जाता है, ऑप्शन सी है मादा मनुष्य में पाया जाता है, और ऑप्शन डी है नर मनुष्य में पाया जाता है। तो बताइए जो एडम्स एप्पल होता है वो किस में पाया जाता है? भाई साहब सेब के पेड़ में नहीं पाया जाता है। आइए देखते हैं। इसका आंसर है सी, यानी कि मादा मनुष्य में जो है आपका एडम्स एप्पल पाया जाता है। तो आइए जानते हैं पूरी जानकारी। देखिए, श्वास नली का अगला सिरा एक बक्से के समान संरचना बनाता है जिसे कंठ या स्वरकोश या फिर एडम्स एप्पल भी कहते हैं। मादा मनुष्यों में एडम्स एप्पल पाया जाता है। देखिए जो है स्त्रियों में जो है, मादाओं में जो है आपका एडम्स एप्पल पाया जाता है, जिससे कि उनकी जो स्वर तंत्रियाँ होती है उनकी आवाज़ जो है वो आपकी पतली निकलती है, क्योंकि इस एडम्स एप्पल की वजह से उनकी आवाज़ पतली निकलती है। और कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं जिनकी आवाज़ मोटी होती है, तो उनके एडम्स एप्पल में जो है, जो गले में एडम्स एप्पल है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी आवाज़ जो है लड़कों की तरह या फिर उनकी भारी आवाज़ निकलती है। तो आगे से आप ध्यान रखेंगे कि एडम्स एप्पल की वजह से जो है लड़कियों की आवाज़ भारी हो जाती है अगर एडम्स एप्पल में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहले प्रश्न देखते हैं, फिर ऑप्शन देखेंगे। फेफड़ों में गैसों का विनिमय किस में होता है? आपसे ये पूछा गया है। यानी कि हम फेफड़े की मदद से जो है सांस लेते हैं, तो हमारे अंदर जो है गैसें जाती हैं, CO2 को हम बाहर निकालते हैं, O2 को अंदर लेते हैं। तो वो विनिमय कहाँ पर होता है, ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ पर होता है? फेफड़े के अंदर तो होता है, लेकिन फेफड़े के अंदर भी कहाँ पर होता है? ऑप्शन ए है श्वास नली में, ऑप्शन बी है श्वसनियों में, ऑप्शन सी है श्वसनिकाओं में, और ऑप्शन डी है वायु कोष में। तो बताइए कहाँ पर जो है फॉर्मेशन होता है, गैसों का विनिमय होता है हमारे फेफड़े के अंदर? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर डी, यानी कि वायु कोष में। देखिए क्या है, हमारे शरीर में जो है फेफड़े की मदद से हम जो है अपना, जैसे कि वायु होती है उसका ट्रांसफॉर्मेशन जो है, विनिमय जो है वो हम फेफड़े की मदद से करते हैं। यानी कि शुद्धता जो होती है हमारे अंदर जो है वायु की, वो हमारे फेफड़ों में होती है। तो फेफड़ों में हमारे वायु कोष मौजूद रहते हैं। जब वहाँ पर क्या होता है, आप O2 लेते हैं, O2 आपकी जाती है और CO2 में कन्वर्ट होकर के वापस बाहर आ जाती है। तो ये गैसों का विनिमय है आपका, वो विनिमय आपका फेफड़ों के अंदर होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं पूरी जानकारी इस प्रश्न के बारे में, जिससे कि आप जो है अगर आपके बायोलॉजी के प्रश्न आपके हाई स्कूल में पूछे जाए तो आप उसको लिख करके जरूर आएँ। तो देखिए, श्वास में ऑक्सीजन का व्यय होता है जिसे हम अपने आसपास के वातावरण से प्राप्त करते हैं, यानी कि वृक्षों से प्राप्त करते हैं, और गैसों का विनिमय फेफड़ों में स्थित वायु कोषों के अंदर होता है। तो पूरी विस्तृत से हमने आपको जानकारी दे दी है। तो जो हाई स्कूल 10th क्लास के और 12th क्लास के बच्चे हैं, अगर बायोलॉजी का प्रश्न आपको कहीं पर दिखता है तो आप इस प्रश्न को बड़ी आसानी से लिख करके आ सकते हैं। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 19 आपके सामने आ रहा है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, विश्रामावस्था में एक वयस्क व्यक्ति में प्रति मिनट सांस लेने का सामान्य परिसर क्या होता है? पहले प्रश्न देख लीजिए, उसके बाद आपको ऑप्शन दिखाते हैं। तो विश्रामावस्था में जब हम विश्राम कर रहे हैं तो एक वयस्क व्यक्ति में प्रति मिनट सांस लेने का सामान्य परिसर क्या होता है? यानी कि वो 1 मिनट में कितनी बार सांस ले सकता है जब वो विश्राम की अवस्था में है, यानी कि जब वो लेटा हुआ या फिर बैठा हुआ है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन। देखिए, ऑप्शन भी आ गया और आंसर भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन है 9 से 12 बार, ऑप्शन बी है 15 से 18 बार, ऑप्शन सी है 21 से 24 बार, और ऑप्शन डी है 30 से 33 बार। तो बताइए कितनी बार हम सांस लेते हैं जब हम स्थिर अवस्था में रहते हैं? तो इसका आंसर बी, यानी कि 15 से 18 बार हम सांस लेते हैं जब हम सामान्य अवस्था में बैठे होते हैं, यानी विश्राम की अवस्था में बैठे होते हैं। तो विश्राम की अवस्था में एक व्यक्ति में औसत 15 से 18 बार प्रति मिनट सांस लेने का परिसर होता है।
उम्मीद करते हैं पूरी तरह से यह प्रश्न क्लियर हो चुका होगा। तो प्रश्न नंबर 20 आपके सामने आ रहा है, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, और इसके बाद आप हमको बताएंगे कि आपके कितने अंक आए हैं 20/20 के टारगेट में। तो प्रश्न नंबर 20 है, श्वास नली द्वारा श्वसन देखा जाता है, यानी कि इनमें से किस में जो है श्वास नली के माध्यम से श्वसन होता है। हम तो फेफड़ों के द्वारा श्वसन करते हैं, लेकिन इनमें से कोई एक ऐसा है जिसमें सीधे श्वास नली के माध्यम से श्वसन होता है। ऑप्शन ए है मेढकों में, ऑप्शन बी है कीटों में, ऑप्शन सी है केचुए में, और ऑप्शन डी है मछली में। तो बताइए किसमें जो है सीधे श्वास नली के माध्यम से आपका श्वसन होता है। तो इसका आंसर है बी, यानी कि कीटों में जो है आपका सीधे श्वास नली के माध्यम से श्वसन होता है। आइए देखते हैं पूरी जानकारी। तो देखिए, कीटों में श्वास नली द्वारा श्वसन होता है क्योंकि कीटों में फेफड़े मौजूद नहीं होते हैं, ठीक है। जबकि केचुए में शरीर की सामान्य सतह द्वारा, यानी कि केचुए की जो सतह होती है, शरीर जो होता है बहुत ही पतला सा बारीक सी उसकी सतह होती है, तो उसके माध्यम से जो है वो अपनी सांस लेता है। उसके बाद बात करें मेढक की, तो मेढक में जो है त्वचा अथवा फेफड़ों के द्वारा, यानी कि मेढक त्वचा के द्वारा भी लेता है, क्योंकि देखिए मेढक उभयचर है, ठीक है। तो जब वो पानी में जाता है तो त्वचा के द्वारा अपनी सांस ग्रहण करता है, जब पानी से बाहर आता है तो फेफड़ों के द्वारा अपना सांस ग्रहण करता है। तभी तो प्रैक्टिकल में हम सीधे सबसे पहले मेढक को फाड़ते हैं। 12th में जब आपको प्रैक्टिकल कराया जाता है तो प्रैक्टिकल जो मेढक के ऊपर कराया जाता है, क्योंकि मेढक की जो संरचना है, शारीरिक संरचना जो है वो मनुष्य से काफ़ी मिलती जुलती है। उसके अंदर भी फेफड़े पाए जाते हैं तो मनुष्य के अंदर भी फेफड़े पाए जाते हैं, उसके अंदर किडनी पाई जाती है तो मनुष्य के अंदर भी किडनी पाई जाती है। हमने जब प्रैक्टिकल किया था तो हमको किडनी निकाल के दे दी थी, मेढक की किडनी। इसमें से आप छांट करके बताइए, इसमें एक एक उसकी नसें अलग करनी थी, सेम के आकार की थी वो। तो भाई मतलब प्रैक्टिकल करने में बड़ा मज़ा आता है। अपने दिनों में आपने भी प्रैक्टिकल किया होगा, या जो 12th के बच्चे हैं वो आगे चल कर प्रैक्टिकल करेंगे, जो हाई स्कूल के बच्चे हैं उनको आगे चल करके प्रैक्टिकल का मौका मिलेगा। तो देखिए, मेढक में त्वचा तो फेफड़ों के द्वारा होता है, मछली में जो है ना वो श्वसन गिल्स के द्वारा होता है, यानी कि उनके जो है मुंह में गिल्स होती हैं जिसकी मदद से मछलियाँ श्वसन कर लेती हैं। तो आपको पता है कि 20वें प्रश्न की मदद से आपको 4 से 5 प्रश्नों की जानकारी मिल गई, यानी कि मेढक कैसे श्वसन करता है, आपकी मछली कैसे श्वसन करती है, केचुआ कैसे श्वसन करता है, उसके बाद आपके कीट कैसे श्वसन करते हैं, और मनुष्य कैसे श्वसन करता है। यानी कि 5 से 6 प्रश्नों की जानकारी आपको इस प्रश्न नंबर 20 में मिल गई। तो ये हमारी स्पेशलिटी है, ये आपकी सक्सेस जंक्शन की स्पेशलिटी है। तो ये टेस्ट सीरीज आपको कैसी लगी और इसमें आपके कितने नंबर आए आप ज़रूर बताइएगा। तो इसके बाद में हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, बहुत दिनों से जो है आपका करंट अफेयर का पार्ट जो है वो काफ़ी दिनों से पेंडिंग में पड़ा है। तो करंट अफेयर से जो स्टैटिक जीके है उसको हम लेकर के आने वाले हैं, क्योंकि एसएसआर और नेवी जो है AA का एग्ज़ाम है, तो इसमें जो है आपके स्टैटिक जीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। और रेलवे में तो स्टैटिक जीके बहुत ही ज़्यादा आती है। उसके बाद मध्य प्रदेश पुलिस, MPSI, MP जेल पहरी भी आने वाली है, तो उसमें भी आपके स्टैटिक जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो स्टैटिक जीके हम जल्दी लेकर के आने वाले हैं। और आपको ये बता दें, सितंबर आपका खत्म होने वाला है, तो सितंबर की महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो भी बनेंगे वो हम आपको 2 से 3 पार्ट में करके आपको दे देंगे। तो एक भी करंट अफेयर के प्रश्न आपके बाहर नहीं जाने वाले हैं हमारी नोट्स से। तो बने रहिए सक्सेस जंक्शन के साथ। दोस्तों को बताइए कि कुछ अलग चाहिए तो सक्सेस जंक्शन पर आइए, और सक्सेस जंक्शन के सामने आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा। आपको क्या करना है, उस बटन को क्लिक कर देना है, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर आपके में पहले से सब्सक्राइब लिख करके आ रहा है तो सब्सक्राइब आपको नहीं करना है, ठीक है। अगर सब्सक्राइब नहीं होगा तो सब्सक्राइब लिख करके आ रहा होगा, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा तो सब्सक्राइब लिख कर आ रहा होगा, यानी कि ED भी लास्ट में लगी हुई होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे सामने जो है, आपके चैनल के सामने जो है सब्सक्राइब का बटन होगा, आप उसको दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सारी वीडियोस टाइम टू टाइम आपके लिए आती रहेंगी। तो हमने डिफेंस वालों के लिए जो है डिफेंस वॉरियर शुरू किया है। कल हमारी वीडियो आई थी तो आपका बहुत अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है। वहाँ पर इंग्लिश की जो हमने डिफेंस की क्लासेस स्टार्ट की हैं, तो अगर आप डिफेंस की इंग्लिश कर लेते हैं तो आपकी सारी इंग्लिश हो जाएगी। तो आज शाम को 4 बजे आपको हम 25 ऐसे जो है इडियम्स एंड फ्रेजेस देंगे, जो कि आपको ट्रिक के माध्यम से हम याद करा देंगे। तो सारे एग्जामों में 4 से 5 नंबर के इडियम्स एंड फ्रेजेज आते हैं, तो आप ट्रिक के माध्यम से पूरे इडियम्स एंड फ्रेजेज करके आएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।